चलिए पिछले क्लास का प्रोग्रेस हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रोसेस पूरा देख चुके थे, है ना। प्रोसेस पूरा देखने के बाद हम लोग एक चीज देखे कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। और ये प्रोसेस हम लोग को देखना था किसमें, तो डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रोग्रेस किए तो देखे क्या कि ए डाइकॉट एम्ब्रायो, हाउ डज इट लुक, ये पढ़ चुके। और उसके बाद फिर आगे बढ़े हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रायो, हाउ डज इट लुक, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग के पास दो टारगेट और बचा है, एक है सीड और स्पेशल मेथड्स, ये बचे, तब जाके चैप्टर ओवर हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे तो एम्ब्रायो को हम लोग कहते हैं ये फ्यूचर प्लांट है, पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या एम्ब्रायो फीमेल मतलब फ्री कंडीशन में रहता है क्या? नहीं, ये हमेशा कभी भी मिलेगा तो एनकेस्ड विद इन द सीड मिलेगा। एम्ब्रायो इज ऑलवेज इनसाइड ए सीड, ठीक है। अब अगर हम लोग डाइकॉट एम्ब्रायो देख रहे हैं तो वो किस में मिलेगा, डाइकॉट सीड में। लाइकवाइज मोनोकॉट एम्ब्रायो देख रहे हैं तो मोनोकॉट सीड में मिलेगा, ठीक है। ए टिपिकल डाइकॉट सीड, एग्जाम्पल ले लें अगर पी, तो उसको अगर हम लोग डिसेक्ट करते हैं और पूरा ओपन होता है तो कैसे दिखेगा, दिस इज हाउ। ये इसका होगा सीड कोट, ये इसका होगा कॉटिलेडॉन। तो ये भी कॉटिलेडॉन, और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए पी प्लांट कैसा है, डाइकॉट है ना। तो दो कॉटिलेडॉन्स दिखेंगे, दिस वन इज एम्ब्रायो, तो यहां इसका हाइपोथेटिकल एम्ब्रायो एक्सिस होगा या एम्ब्रायोनिक एक्सिस। और आप लोग देखे हैं कि कॉटिलेडॉन जहां से एम्ब्रायो के एक्सिस पे जुड़ता है ना, उससे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाना चाहिए, इपिकोटाइल। और जहां जुड़ता है उससे नीचे के तरफ को हम लोग हाइपोकोटाइल जोन कहेंगे, यही चीज होगा। और हाइपोकोटाइल के नियर कौन मिलेगा, रेडिकल। और इपिकोटाइल के नियर क्या मिलेगा, प्लूम्यूल। और बताने की जरूरत नहीं है रेडिकल में कितने हिस्से मिलेंगे, 3। बता दीजिए बाहर के तरफ, रेडिकल जो रूट एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम है उसमें 3 पार्ट कल बताए थे ना। एम्ब्रायो में 3 हिस्से होते हैं, जो ग्लोबुलर एम्ब्रायो था
भूल गया सब। पेरिब्लेमा और इंटरनल वाला प्लीरोम और मिडल वाला आउटर इपीब्लेमा हो गया, उल्टा हो रहा है। एंड प्लीरोम। और ये रेडिकल का, एक्चुअली रेडिकल क्या है? रूट मेरिस्टेम। रेडिकल का प्रोटेक्टर होता है कोलोराइजा, वो मोनोकॉट में दिखेगा, इसमें उतना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सीट कवर कंपैरेटिवली टफ होता है ना, आसानी से ब्रेक नहीं करता। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग जो ये मटर फुलाते हैं, मटर पनीर खाने के लिए मटर फुलाते हैं ना, तो क्यों उसका हार्ड कोट रहता है? सॉफ्ट रहता, दबाते फट जाता, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका कोट हार्ड है, इसलिए इसको अपने एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम को उतना प्रोटेक्ट करने का जरूरत नहीं, राइट? तो डाइकॉट में इसीलिए ये उतना मोस्ट ऑफन क्लियर कट विजिबल होते नहीं है या उनका जरूरत नहीं। बोथ वे इट विल बी नॉट क्लियरली ऑब्जर्व। अब ये तीन हिस्से रहने के पीछे रीजन क्या है? इपीब्लेमा क्या हो गया? बाहर का हिस्सा, तो ये फ्यूचर में क्या बनाएगा जाके? इपिडर्मिस। और मिडिल वाला क्या बनाने जा रहा है? और इनर वाला क्या बनाने जा रहा है? उसी तरह से आपको प्लूम्यूल में भी ये मिलेंगे। समझ में आ गया? वही चीज यहां रिपीट करना है। इस तरीके से फिगर में हम लोग दिखा सकते हैं ए डाइकॉट सीड ऑफ पी with its internal parts। ठीक है, यहां तक कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मोनोकॉट सीट पे आते हैं। हम लोग एग्जाम्पलीफाई करते हैं एक मोनोकॉट सीट के लिए, और इसके लिए हम लोग लेते हैं मेज सीट। देखिए, ये इसका आउटर कवर,
सीट का कवर, आउटर कवर। ये है इसका एंडोस्पर्म। मोनोकॉट है, एंडोस्पर्म हो गई। एंडोस्पर्म घिरा हुआ रहता है एक थिन लाइनिंग और प्रोटीनस लेयर से। थिन लाइनिंग ऑफ ए प्रोटीनस लेयर, और इस प्रोटीनस लेयर को हम लोग कहते हैं एल्यूरोन लेयर। अब इसका लॉजिक आप लोग को मालूम है, अगर याद नहीं है तो याद दिलाएंगे। अब बाकी जो हिस्सा है वो है कॉटिलेडॉन, ठीक है। तो इसमें एक एंडोस्पर्म अपना है और इसका कॉटिलेडॉन है। एक ही कॉटिलेडॉन है तभी तो ये मोनोकॉट है, दो होता तो डाइकॉट नहीं हो जाता, है ना। तो ये मोनोकॉट है। अब इस कॉटिलेडॉन का काम क्या है? एम्ब्रायो को चारों तरफ से सपोर्ट करके रखना ताकि फूड दे सके, राइट। और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, देगा इसको न्यूट्रिशन उस समय जिस समय इसे जर्मिनेट करना होगा, पर जर्मिनेशन के पहले इसे जो न्यूट्रिशन चाहिए दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म। तो वो वेट पीरियड का यूटिलाइजेशन एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन को लेकर करता है, और जब जर्मिनेशन का जरूरत पड़ता है उस समय ये अपने कॉटिलेडॉन के न्यूट्रिटिव पोर्शन का यूज करता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्लियर कट इसने बना रखा है डिमार्केशन के, हमको इस समय ये काम करना है, राइट। अब देखिए, ये अगर हाइपोथेटिकल एम्ब्रायोनिक एक्सिस है तो टॉप एंड के तरफ इसे शूट मेरिस्टेम मिलना चाहिए और बॉटम एंड के तरफ इसे रूट मेरिस्टेम मिलना चाहिए। शूट मेरिस्टेम के लिए क्या है टर्म? प्लीम्यूल। रूट मेरिस्टेम के लिए रेडिकल। और याद दिलाने का जरूरत नहीं है, रेडिकल अगर होगा तो इसमें भी वही सारी चीजें होंगी, प्लीम्यूल है तो उसमें भी वो 3 लेयर होंगे। अब देखिए, जैसा आपको बताए आए दिन हम लोग भुट्टा खाते ही हैं, उसके बीज को दबा कर देखिएगा तो कितना सॉफ्ट होता है ना। भले बहुत ज्यादा मैच्योर कर जाए फिर भी अगर उसको उंगली से प्रेस करते हैं ये टूट सकता है, यानी कंपैरेटिवली इजियर टू डैमेज है। पर उंगली से चना को फोड़ लीजिएगा, कच्चा बादाम है आसानी से फूटेगा, ग्राउंडनट, चिनिया बादाम नहीं ना होगा ये सब। रीजन क्या है? वो टॉप सीड्स हैं, इसलिए उसको अपने एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम को अलग से कवर करने का जरूरत वैसा कुछ नहीं है। बट दीज आर सॉफ्ट सीड्स, सो दैट इज व्हाई दे नीड ए गुड लेयर, गुड प्रोटेक्टिंग लेयर अबव देयर एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम। तो जहां रेडिकल है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे कोलोराइजा मिला हुआ रहता है। तो कोलोराइजा कैसे सर्व कर रहा है? ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रेडिकल। उसी तरह से प्लीम्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लीम्यूल, यह है कोलियोप्टाइल, ठीक है। अब यहां पर आता है जहां कॉन्सेप्ट की बात थी, इसे एल्यूरोन क्यों कहा गया? कहीं पढ़े हैं? दोहराइए, दिमागी रूपी घोड़ा, हो सकता है कहीं मिल जाए। चलिए कुछ समझाए। क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे, प्लास्टिड पढ़ाए थे सेल पढ़ते समय, और जो लोग हमसे नहीं पढ़े घर में खुद से पढ़े ही होंगे। प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं? प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं नहीं पता? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों क्या हैं? प्लास्टिड से तो हैं, और कभी शायद बताए थे कि ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, राइट।
अब क्लोरोप्लास्ट क्यों ग्रीन है? बिकॉज इट इज ए पिगमेंट क्लोरोफिल, सो इट इज ग्रीन. Why chromoplast is colorful? Because it has colorful pigments and it is dedicatedly present over the petals to attract the pollinators for pollination. ठीक है? What about the leucoplast? Colorless. क्यों? कोई पिगमेंट नहीं होता, तो क्या रहता है उसमें? ट्रांसपेरेंट, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है ना, कोई काम उसका तो होता नहीं होगा. चलिए कम से ये तो कोशिश किया, आप लोग तो कुछ भी नहीं किए. मतलब कितना इनर्शिया है आप लोग में, एकदम दिमाग चलाना ही नहीं चाहते, स्टैटिक इनर्शिया, बैठे हुए हैं. अरे स्टोरेज वाला है वो. फूड स्टोर कहां होता है? ल्यूकोप्लास्ट में. और स्टोरेज फूड मटेरियल के आधार पे उसे 3 पार्ट में डिवाइड भी किया गया था. 3 तरह का ल्यूकोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलाइयोप्लास्ट. एमाइलो टर्म कहां से है? एमाइलोज से. एमाइलोज इज ए काइंड ऑफ स्टार्च, इसीलिए वो एमाइलोप्लास्ट कहलाता है, क्योंकि उसमें एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन 2 तरह के स्टार्च होते हैं. ये स्टार्च उसमें स्टोर रहता है, तो स्टार्च स्टोर करने के कारण वो एमाइलोप्लास्ट कहलाता है. एलाइयोप्लास्ट, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है. एलाइयोप्लास्ट, ऑयल का स्पेलिंग OIL, इसमें भी OIL, इसमें भी OIL. बस उल्टा कर दीजिए तो लियो, और सीधा कर दीजिए तो ऑयल. तो याद रखिएगा, एलाइयोप्लास्ट इज स्टोरिंग ऑयल या लिपिड. और एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं वैसे ल्यूकोप्लास्ट को जो प्रोटीन स्टोर करते हैं. तो इसीलिए इस लेयर का नाम एल्यूरोन लेयर आया. देखिए हर बार हम दोहराते हैं कि अगर 11th हम लोग पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो 12th में कहीं परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बार बार वो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर हमारे सामने आएगा. और ज्यादातर देखते हैं एग्जाम्पल्स लेने के लिए हम किस तरफ मुंह उठाते हैं? 11th के तरफ, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन इन डिटेल पढ़ चुके हैं 11th में, है ना. क्या प्लांट, क्या एनिमल, क्या फंजाई, सबका. तो कभी भी इसमें किसी भी जगह पे एग्जाम्पल का जरूरत पड़ेगा, वी विल लुक टुवर्ड्स द डाइवर्सिटी चैप्टर. इसलिए उसको जो ओवरलुक करके आए, चलो बला टली, उसको यहां पर परेशानी होने वाली. इसलिए 11th हर जगह जरूरत पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए 11th का रेफरेंस देके 12th को पढ़ते हैं. और शुरू दिन से हम लोग कह के चल रहे हैं, देखिए इसमें समझना ज्यादा है, इसमें लिखेंगे कम, समझेंगे ज्यादा, चैप्टर हमारा तेजी से बढ़ेगा. और क्या होगा, जो भी पढ़े उसको घर पे जाके किताब में पढ़ना है. एवरी डे यू मस्ट बी ब्रिंगिंग योर NCERT बुक, ताकि आप रेफरेंस में देख सके कि सर कहाँ चल रहे हैं, हम लोग कहाँ पर हैं, कहाँ तक गए. बुक रीडिंग इज द अल्टीमेट. पूरा कीजिए. ये डाइकॉट वाला हिस्सा तो हम लोग मिटा सकते हैं, इसका जरूरत नहीं है. अच्छा, आपको क्या लगता है, यहां पे एक क्वेश्चन अगर दिया जाए, कंपेयर द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ए लिविंग प्लांट एंड ए सीड, या ऐसे दिया जाए, which will have higher metabolic activity
ए लिविंग प्लांट और इट्स सीड। क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी पहले और उसके बाद आंसर देंगे। क्वेश्चन लिखिए सब कुछ जल्दी से। विच विल हैव हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ए लिविंग प्लांट और ए सीड। फिर यहां पे एक क्वेश्चन जन्म लेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या समझ रहे हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन रिएक्शंस, और उसका एक बैलेंस मेटाबॉलिज्म, है ना? तो हमें ये जानना है लिविंग प्लांट में ऐसा होगा ज्यादा कि सीड में। तो अब ये सबका आंसर आएगा क्या? इन ए लिविंग प्लांट। अब अगला क्वेश्चन होगा, व्हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज स्लो इन ए सीड। व्हाई इट इज सो? ये तो सही बात है कि सीड के तुलना में प्लांट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होगा। और इससे आप समझ सकते हैं आपके घर में जितने भी सीड्स हैं, अब बोलिएगा हम सीड जमा थोड़े करते हैं, तो दाल नहीं खाते होंगे, चावल नहीं खाते होंगे, खाते हैं ना? चना खाते होंगे, राजमा खाते हैं, ये सब क्या है? सीड्स हैं। तो आर दे लिविंग और डेड? तो फिर ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो है तो मेटाबॉलिज्म जहां हो रहा है, इज इट अ डेड वन? इट इज लिविंग। सीड्स आर लिविंग, नहीं तो नया प्लांट आएगा ही नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। तो ऑल दीज आर लिविंग। नाउ द थिंग इज दैट व्हाई देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज सो स्लो? हाँ, तो वो समझ गए खाना नहीं बना सकता है, इसलिए उसको लंबे समय तक क्या करना है, जो खाना लेकर आया है उसी को खाते रहना है। पर ऐसा क्यों कर रहा है? क्वेश्चन फिर से वहीं के वहीं खड़ा है, ऐसा क्यों करेगा? जब वो जान रहा है कि उसके पास लीफ नहीं होगा, तो फिर वो ऐसा लाइफ लीड क्यों करता है? अपने आप को बनाता क्यों है ऐसे? या प्लांट्स सीड को प्रोड्यूस करते ही क्यों? ताकि वो उसके जनरेशन को कंटिन्यू कर सके, न्यू या फ्यूचर प्लांट को प्रोड्यूस कर सके। ये उसका कंडीशन है, ये उसका काम है। तो ये कभी भी वो एश्योर नहीं कर सकता कि इमीडिएट उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा फॉर जर्मिनेशन। तो जब तक उसे फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन नहीं मिलता, तब तक उसे सस्टेन करना है, लाइफ कैरी ऑन करना है। एंड इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ टफ वन। ये कठिन कार्य है, इसलिए उसको उतने समय तक अपने अंदर भोजन संरक्षित रखना है और जीवित रहना है जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता। कई बार सीड प्रोड्यूस होता है एक सीजन में, और 1 या 2 सीजन के बाद फिर उसका जर्मिनेशन टाइम आता है। तो वैसे कंडीशन में उसको 5-6 महीने तक अपने आप को स्टेबल रखना जरूरी होगा। अदरवाइज क्या होगा? वो हश अप अगर हो गया तो अगला जनरेशन तो आएगा ही नहीं, और प्लांट इमीडिएटली क्या होगा? एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए उसे क्या करना है? एक लंबे वेट पीरियड के लिए अपने आप को तैयार करना है। ठीक है? सो पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या आएगा? ये क्वेश्चन लिखे है ना अभी सब कोई? तो पहला रीजन आंसर में आएगा
It is यानी seed is the future plant and it has to wait for the favorable condition to arrive for germination. So it has to prepare itself for a wait period. दूसरा चीज, ये अपने वेट पीरियड को है ना कॉन्कर करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो स्लो करता है, उसमें क्या ऐसा स्पेशल फिनोमेना लगाता है कि ये रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाता है। अपना रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो करने के लिए क्या करता है, क्या क्या करता है, पहले ये लिख लीजिए और लिखते लिखते सोचते रहिए, जवाब दीजिएगा। और वही होगा इसका सेकंड पॉइंट। तब तक इधर साफ करें। तो रेस्पिरेशन नहीं करता है, अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा, जीवित रहने के लिए एनर्जी जनरेशन नहीं होगा, तो जिंदा कैसे रहेगा? लंबे समय तक वैसे पैक करके रख दीजिए ना, सड़ जाएगा। आप चना खरीद के लाइए, ताजा चना। हाँ, खराब हुआ कि नहीं हुआ? बिना देखे हुए कैसे कर रहे हैं? डब्बा में बंद करके रख दीजिए, एयर टाइट डब्बा में बंद करके रख दीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2, उसके बाद उसको खोल के देखिए। ऊपर वाले सीड्स हो सकता है कुछ ठीक ठाक रहे, नीचे से जो निकालते जाइएगा वो ना क्रश हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। ज्यादातर नीचे वाला जो आपको सीड मिलेगा वो क्रश हो जाता है, पाउडर बन जाता है, पाउडर बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप उसमें एयर नहीं आने दिए। तो नीचे वाला तो ऐसे ही पूरे सीट के बीच में दबा हुआ है, ऊपर से एयर भी नहीं आ रहा है, थोड़ा भी एयर उसको नहीं मिला तो फर्स्ट अप हो गया, डाइड हो गया, डेड हो गया। डेड हो गया तो फिर अपने आप को इंटीग्रेटेड कैसे रखेगा? वो टूट जाएगा। तो बिना रेस्पिरेशन कैसे हुए, कैसे किए हुए कैसे जिंदा रहे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम है। सीरियल नंबर 2, जिस बात पे इतना चर्चा हो रहा है वो यही आएगा, दे रिड्यूस देयर रेट ऑफ respiration so much that the
रिजर्व फूड कैन सस्टेन its life for longer. ये अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बहुत स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है, जितना उसने रिजर्व फूड अपने अंदर रखा है, और रिजर्व फूड कहां रहेगा, सीट के अंदर, कॉटिलिडॉन में और एंडोस्पर्म. अगर मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्म, कॉटिलिडॉन तो है ही प्लस एंडोस्पर्म, और डाइकॉट है तो नॉट द एंडोस्पर्म बट द कॉटिलिडॉन. तो उसमें जो रिजर्व फूड है उसका, वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो रेट से कंज्यूम होगा, इसलिए वो लंबे समय तक जिंदा रह पाएगा और वेट कर सकेगा फॉर द फेवरेबल सिचुएशन टू कम फॉर इट्स जर्मिनेशन. ठीक है. तीसरा पॉइंट, ऐसा कर पाता है कैसे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रिड्यूस कर पाता है कैसे, और इसका राज छुपा है सीड के फॉर्मेशन के दौरान. और होता क्या है, जब एम्ब्रायो फॉर्म कर जाता है तब उसको जो पैकेज करना होता है, उस दौरान मैच्योर सीड अपने आप को डिहाइड्रेट करता है. ठीक है. डिहाइड्रेट कर देने के कारण इसके अंदर मेटाबॉलिक वाटर कम हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफी स्लो डाउन हो जाता है. It dehydrates during maturity under the action of a phytohormone or PGR, full stop, dot 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 देके fill in the gap, भरिए. शायद आप लोग को याद हो, 11th का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, पीजीआर यानी ग्रोथ पढ़े थे ना, कि पहला चैप्टर पढ़े थे प्लांट फिजियोलॉजी में, पहला चैप्टर. हाँ, ग्रोथ पढ़े थे कि नहीं, लास्ट चैप्टर ग्रोथ पढ़े थे. पहले रेस्पिरेशन पढ़े, उसका फोटोसिंथेसिस पढ़े, फिर ग्रोथ पढ़े. फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फिर ग्रोथ पढ़ के चैप्टर एंड किए थे, यूनिट एंड किए और सिलेबस भी खत्म हुआ था. तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पीजीआर है जो सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस करेगा. ये तो सीड डॉर्मेंसी है ना, डॉर्मेंट बना रहा है, इसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिप्रेस कर रहा है, इसे डिहाइड्रेट कर रहा है, इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी सप्रेस कर दे रहा है, रोक रहा है, घटा रहा है. कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ये करके देगा ताकि ये लंबे समय तक अपने आप को सस्टेन करा सके? पांच तो ही है, सब एक एक नाम ले लीजिए, एक तो सही होगा. क्या पढ़ने का तरीका है. अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब अगर हम बोले कि ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज नहीं, तो नहीं बता पाइएगा. 8-9 लिखवाए थे. बस ग्रोथ उसी में रह जाएगी. ABA एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड का कंपोजिशन जरा बता दीजिए तो, क्या केमिकल होता है जिससे बनता है, किसका डेरिवेटिव है? 3 पार्ट में पढ़ा है. पहले बताए हैं नेम, उसके बाद बताएं इसका डिस्कवरी, उसके बाद बताएं इनका केमिकल कंपोजिशन हर एक का, और उसके बाद बताएं इनके फंक्शंस. क्या मन करता है, जरा टीचर के जगह पर रह के देखिए, उसके बाद आप फील कर पाएंगे कि टीचर क्या फील करता है जब स्टूडेंट उसको जवाब नहीं देता है पढ़ाया हुआ चीज. ऐसे ही आप लोग दुलारे से दुश्मन थोड़े बन जाते हैं, ये सब हरकत है.
नहीं याद आया? एक प्रकार का अरे इथिलीन एब्सिसिक एसिड बनने चला है। बता रहे थे कि इसका जो कंपोजिशन है ना, ये किससे बनता है? वो एक प्रकार का एंटेना कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट है। ये बहुत बड़ा हिंट है। अब एंटेना कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? ए डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड। ये कभी नहीं सोचेगा कि 11th पढ़ लिए तो हम लोग भूल जाएंगे, हम भूलने नहीं देंगे। इसीलिए बोले हैं जब भी 12th का टेस्ट होगा एक दो चैप्टर पूछ की तरह 11th रहेगा, और उसका रेलिवेंस आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है। 12th में ऐसे खो गए हैं कि 11th नहीं भूल याद आ रहा है, जबकि वो फाउंडेशन है। ऐसे कहीं काम चलता है? तो एब्सिसिक एसिड, उसके प्रभाव से क्या होगा? सीड डॉर्मेंसी आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, इसका रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्सट्रीमली स्लो होगा, और इसीलिए इसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफी स्लो होगा। तो ये अपने रिजर्व फूड मटेरियल को लेके लंबे समय तक वेट कर पाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई इट विल हैव ए कैपेसिटी टू सस्टेन द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वेट पीरियड। ठीक है, हो गया? लिख लिए, मिटा दें? अब दो छोटा टॉपिक है, एक है एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रायोनी, और एक है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब होता है प्रोडक्शन, फिर आपस में बात कर रहे हैं, यहां पढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है? द ovary converts into fruit। और ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं? These fruits are seedless fruits। फिर आप लोग के लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, इन हॉर्टिकल्चर मेथड या मेथड्स, पार्थेनोकार्पी can be induced by a PGR dot dot dot। लिखिए तो इतना एग्जाम्पल है उसका। इसके अलावा आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पी करके हम लोग एप्पल
और जो भी कॉमर्शियली बहुत ज्यादा कॉस्टली और अच्छे फ्रूट्स हैं, है ना, उनको भी हम लोग पार्थेनोकार्पी से प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला टर्म था पार्थेनोकार्पी, ये हो गया। लिखिए जरा, कॉमर्शियल पर्पस ऑफ पार्थेनोकार्पी इंडक्शन, commercial purpose of पार्थेनोकार्पी induction, commercial purpose of पार्थेनोकार्पी induction is to produce seedless fruits, is to produce seedless fruits which actually surpasses surpasses सरपास का मतलब उसको लांग जाना, साइड करके चल जाना, लांग जाना। surpasses the requirement of pollination followed by fertilization. So full stop के बाद, so it enhances fruit production. So it enhances, enhances, enhance करना, बढ़ाना. So it enhances fruit production and fruit production. It enhances fruit production and commercial gain, आर्थिक लाभ. Apomixis, कॉमर्शियल गेन, ज्यादा फल अगर बेच पाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो वही कॉमर्शियल गेन. एपोमिक्सिस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. What happens that there are certain plants like grasses, their ovule can develop into seed without fertilization. So the genetic makeup, यानी chromosomal composition, so the genetic makeup of the seed and the parent plant is exactly same. Therefore it is a type of asexual reproduction mimicking
मिमिकिंग मतलब मिमिक्री करना, नकल करना, मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में होता क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन, और पार्थेनोकार्पी क्या था? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो सीड है, हम लोग क्या जानते हैं, सीड का फॉर्मेशन तभी होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी एक सेल और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जाके एम्ब्रायो बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रायो बनेगा, और ओव्यूल जाके सीड फॉर्म करेगा। ऐसा कुछ नहीं, इसका ओव्यूल खुद ही सीड बनाते। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट यह है कि जो भी आप प्रॉपर्टी किसी जेनेटिक मेथड से या हाइब्रिडाइजेशन मेथड से किसी प्लांट में इंड्यूस किए हैं, है ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर उसमें होने लगे तो उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आगे के जनरेशन में दिखाई देगा। नहीं तो क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो उसका जो वो प्रॉपर्टी है वो बिखर जाएगा। आगे के जनरेशन में आप गारंटीड वे में नहीं कह पाएंगे कि वो प्रॉपर्टी दिखाई देगा, वो बदल जाएगा। इसलिए क्या होता है कि हम लोग एक बार हाइब्रिड तैयार करने के बाद ये कोशिश करते हैं कि उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो, ताकि उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज उसमें बनी रहे। नहीं तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन के वजह से वो प्रॉपर्टी बिखर जाएंगी, वो प्रॉपर्टी नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो इसका एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां तक हो गया? देखिए, इन एग्रीकल्चर in agriculture it is of high value, it is of high value, इसका बहुत महत्व है। in agriculture it is of high value, full stop। by hybridization by hybridization by hybridization we can create plants, we can create plants with special properties, we can create plants with special properties like salt tolerance, comma, drought, DRAUGHT, सूखापन, drought tolerance, comma, pest resistance, कोई अटैक करता है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या फंगस, उससे रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंस एटसेट्रा। बट कॉमा देके, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन change the property, but sexual reproduction can change the property by recombination, full stop। therefore induction of, मतलब उसमें इंड्यूस करना, therefore induction of apomixis, will help, will help those properties
induction of apomixis will help those properties intact in the plant. Full stop. एक और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं किसान कोई हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड खरीद के लाया जिससे कि उसके फसल बहुत अधिक होंगे, ठीक है। अब वो सोचा क्या, वाह एक बार जो हम खरीद लिए, अब इसका बीज जो होगा उस बीज को अगर हम बोएंगे तो हमको अगला बार जो फसल मिलेगा वो भी इतना ही बढ़िया होगा, पर उसका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो पाता, और उस बार अगले बार उसी बीज से अगर वो पौधा उगाता है तो हो सकता है कि बहुत कम फसल हो। ऐसा हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि उसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वेरिएशन आएगा, है ना, रिकॉम्बिनेशन होगा और वो प्रॉपर्टी मिस हो जाएगा। इसलिए वो किसान अगर मतलब हाई प्रोडक्शन वाला बीज अगर यूज करता है हाइब्रिड वैरायटी, तो उसको बार बार उस कंपनी से वही वाला बीज खरीदना पड़ जाता है, मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम एपोमिक्सिस उसमें इंड्यूस करने में सक्सेसफुल हो गए, फिर ये किसान एक बार उससे बीज खरीदेगा, उसके बाद उसके चंगुल से आजाद हो जाएगा। वो हर बार हाई प्रोडक्टिविटी वाला क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएगा उसी सीड से, क्योंकि उसका जो सीड बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो जो जेनेटिक मेकअप उस पेरेंट में था वही जेनेटिक मेकअप उसके सीड में होगा, तो जब ये ग्रो करेगा तो सेम प्लांट देगा, क्लोन देगा, वो क्लोनिंग हो गया एक तरह से। समझ में आया? दिस इज इट। नाउ पॉली एम्ब्रायोनी, ये होता क्या है, व्हेन ए सिंगल embryo divides into many embryo in a seed, it is called polyembryony. Example, citrus fruits or plants like lemon, orange, etc. Some varieties of mango, some varieties of apple, etc. यह है क्या, जैसे मान लेते हैं अचार के लिए हम लोग आम काटते हैं ना, तो जब उसको बीच से काटेगा तो देखिएगा उसके गुठली में एक से अधिक आपको छोटे छोटे वैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। वो एक नहीं, वो कई एम्ब्रायो हो गया। और बहुत सारा आम काटेगा उसमें आपको एक ही पूरा समूचे में गुठली के अंदर एक ही दिखाई पड़ेगा, सॉफ्ट वाला, वो सिंगल एम्ब्रायो है। और एक से अधिक जब दिखा, मल्टीपल एम्ब्रायो। उसी तरह से गलती से कई बार होता है क्या, नींबू गाड़ते हैं जब चीनी पानी पीने के दौरान, उसके बाद कई बार मुंह में बीज चला जाता है ना, तो वो जब बीज टूटेगा आपके दांत से चबाने के बाद, है ना, उसके अंदर देखिएगा एक से अधिक छोटे छोटे वैसे टुकड़े निकल रहे हैं। वो सभी टुकड़े एक एक एम्ब्रायो हैं। तो होता क्या है, एम्ब्रायो एक बार फॉर्म करने के बाद वो खुद डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में, और वो सभी एक फुल फॉर्म्ड एम्ब्रायो है। जब उस बीज को क्या कहते हैं, जर्मिनेट करने का मौका मिलेगा, तो उतने सारे नए प्लांट्स निकलेंगे जितने एम्ब्रायो उसमें दिख रहा है, क्योंकि हर एम्ब्रायो एक फ्यूचर प्लांट है। तो जितने एम्ब्रायो दिखेंगे उतने नए प्लांट निकल आएंगे। समझ गए? तो इससे फायदा, आप एक बीज से कई पौधे ले सकते हैं। ऐसे क्या होता है, एक बीज से एक ही पौधा मिल रहा है ना, एक बीज से जब कई पौधा मिलने लगेगा आपको बेनिफिट होगा कि नहीं? तो किसान के लिए ये एक बेनिफिशियल मेथड है। इसलिए हम लोग कई बार आर्टिफिशियली पॉली एम्ब्रायोनी इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, हमारा आउटपुट बढ़ जाता है। दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड्स।